नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं हूं राजेश मिश्रा। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी के समय में हम जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। ये एक ऐसा समय है जिस समय में जाड़े के मौसम में भी हमें कहीं न कहीं गर्मी का आभास हो रहा है और हमारा जो फसल है वो भी प्रतिकूल परिस्थितियों में पहुँच जा रहा है। तो ऐसे में क्या सावधानियाँ हैं, क्या हम ज़रूरी उपाय करें जिससे हमारा जीवन जो फसल का पैदावार हो उस पर भी प्रतिकूल असर न पड़े, इसी के बारे में हम आपको कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से अवगत कराते रहते हैं। किसान भाइयों, बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे खबरें खेती की। तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती में आपके मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। स्ट्रॉबेरी की खेती पर मिलेगा 50% तक का अनुदान। रंगीन मछली पालन बन सकता है एक लाभकारी व्यवसाय। कम समय में फसलों की गहाई करने में कारगर साबित है मल्टी क्रॉप थ्रेशर। बिहार में स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने अनुदान योजना शुरू की है। इसके तहत इस वर्ष वैशाली जिला में 3 हेक्टेयर भूमि में स्ट्रॉबेरी की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में स्ट्रॉबेरी की खेती अब बेहद वृहद पैमाने पर की जाएगी। इसके लिए सरकार ने अनुदान योजना शुरू की है। गौरतलब है कि 6 वर्ष पूर्व पायलट प्रोजेक्ट के तहत वैशाली जिले के स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की गई थी, जिसका नतीजा काफी सकारात्मक रहा। योजना के तहत स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त ड्रिप उपकरणों की खरीद पर 90% और मल्चिंग उपकरण की खरीद पर 50% सब्सिडी की भी व्यवस्था की गई है। स्ट्रॉबेरी के बारे में जानकारी देते हुए उद्यान निदेशक ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि स्ट्रॉबेरी का पौधा लगाने का समय अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होता है। शहरों में रंगीन मछलियों को पालने का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में किसान मछली पालन के साथ साथ रंगीन मछलियों को पालकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। गौरतलब है कि रंगीन मछलियों को पालने की में जगह और लागत दोनों कम लगती है। रंगीन मछलियां किसान भाई एक्वेरियम या छोटे तालाब में भी पाल सकते हैं। इसे बढ़ावा देने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार आर्थिक सहयोग भी दे रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और राज्य सरकार के प्रयासों से युवाओं के लिए रंगीन मछलियों का उत्पादन रोजगार का एक बेहतरीन जरिया साबित हो रहा है। कम लागत में रंगीन मछलियों का रोजगार शुरू कर बेरोजगार युवक और युवतियां अपने जीवन में रौनक ला सकते हैं। इच्छुक किसान भाई मत्स्य अनुसंधान केंद्र मीठापुर से संपर्क कर सकते हैं। खेती में बढ़ती लागत के बीच फसल उत्पादन में कैसे अधिक पैदावार का लाभ लिया जाए, यह सोच हर किसान भाई की होती है। बदलते दौर में किसानों ने न केवल खेती की पद्धति बदली है, बल्कि फसल उत्पादन का नजरिया भी काफी बदल दिया है। अंतर्वर्ती खेती की एक ऐसी तकनीक है जिसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ लगाते हैं और उसे एक खास दूरी पर रखते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जिससे किसानों के लिए मुनाफे की गारंटी को सुनिश्चित करता है। उन्नत प्रभेद में आज हम बात करेंगे पीली सरसों की। वैसे तो पीली सरसों की कई किस्में मौजूद है, लेकिन पीताम्बरी 3, नरेंद्र सरसों 2 और K88 उन्नत किस्में मानी जाती है। पीताम्बरी सरसों के पकने की अवधि 110 से 115 दिन है, जबकि नरेंद्र सरसों 2 की 125 से 130 दिन है और K88 125 से 130 दिन है। अगर हम बात करते हैं तेल प्रतिशत की, तो पीताम्बरी में 42 से 43%, नरेंद्र सरसों में 44 से 45% और K88 में 42 से 43% तेल होता है। खेती बाड़ी में कृषि यंत्रों का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि इसकी मदद से किसान भाई फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं। ऐसा ही एक कृषि यंत्र है मल्टी क्रॉप थ्रेशर मशीन। इस मशीन के उपयोग से एक से अधिक फसलों की थ्रेसिंग एक साथ की जा सकती है।
खेती की खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं एक अनुभवी और समृद्ध किसान फेकन पासवान से, जो हाजीपुर के रहने वाले किसान हैं। फेकन ने 1 बीघे में फूल गोभी की खेती की है। बाजार में फूल गोभी की जबरदस्त मांग है और ऊंचे दाम की वजह से फेकन लागत से दोगुना मुनाफे की उम्मीद जतलाई है। आइए अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। एक नजर डालते हैं पटना के सब्जी मंडी और जानते हैं आलू और प्याज के ताजा भाव। क्विंटल लाल आलू पुराना 1800 रुपए प्रति क्विंटल, उजला आलू पुराना 1600 रुपए प्रति क्विंटल और प्याज 2200 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। राजधानी पटना सहित पूरा सूबा शीतलहर के चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान तेजी से गिरेगा और कनकनी भी काफी बढ़ेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 25 से 11 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। प्रारंभिक अवस्था के दौरान यदि मसूर की पत्तियां थोड़ी पीली होने लगती है और धीरे धीरे मरने लगती है तो 10 से 15 दिनों के अंतराल में प्रोपिकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव अवश्य कर दें। इस हरियाली के पीछे जो चेहरा छुपा है, वो चेहरा हिंदुस्तान के किसान का है। किसान बेजान बीजों में जान डालता है। जमीन को चीर कर उम्मीद की फसल बोता है किसान, क्योंकि धान है तभी जान है। चिड़ियों के चहचहाने से पहले खाट छोड़ देने वाला किसान लहलहाती फसल को देख जब हंसता है, तब उसके साथ पूरा देश मुस्कुराता है। और इस हंसी के पीछे किसान और प्रकृति का एक रिश्ता होता था, जो सभ्यता की शुरुआत से ही भारतीय कृषि तहजीब की परवरिश करता रहा है। रसायन के उपयोग के बिना औषधीय गुणों से भरपूर उगने वाली पारंपरिक फसलें तथा खेती के बुनियादी उसूलों को समेटे भारतीय परंपरागत कृषि पद्धति विश्व में सर्वश्रेष्ठ रही है। इससे पर्यावरण स्वस्थ तथा प्रकृति और कृषि क्षेत्र मस्त बना रहता था। अनाज और बीज भंडारण के तरीके भी कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से सुरक्षित थे। किसान मिट्टी की उर्वरा शक्ति तथा खाद्यान्नों की उपज और गुणवत्ता खाद के नुस्खों से बढ़ाने में माहिर थे। समय बीतता गया, आबादी बढ़ती गई और जरूरतें भी। धरती पुत्रों पे अनाज उगाने का दबाव बढ़ता गया। सरकारें भी अपने तरकश को तलाशने लगी और 70 के दशक में देश में हरित क्रांति का आगाज हुआ। फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए खेतों में रासायनिक खादों का बेतहाशा प्रयोग होने लगा। परंपरागत बीज की जगह विदेशी महंगे हाइब्रिड बीजों का आयात शुरू हुआ। बेशक उस हरित क्रांति से कृषि क्षेत्र में अनाज की रिकॉर्ड पैदावार हुई तथा विदेशों से आयात होने वाले खाद्यान्नों पे निर्भरता कम हुई, मगर हकीकत ये रही कि उस कृषि क्रांति का दायरा रासायनिक खाद, विदेशी बीज और कीटनाशकों के इर्द गिर्द घूमता रहा। हरित क्रांति ने तत्काल समस्या का समाधान तो किया, मगर उसी क्रांति के अजाब ने देश के परंपरागत कृषि पद्धति को हाशिए पे धकेल दिया। किसान मेहनत के सापेक्ष मुनाफे से महरूम होने लगे। कृषि प्रधान देश और सूबा मिलकर समाधान की तलाश में जुट गए। बादलों को मनाना हमारे वश में नहीं है, हमारे वश में है परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, कृषि योग्य भूमि का अधिकाधिक उपयोग, जल संचय और जल सिंचन का प्रबंधन, फसल विविधता को अपनाते हुए खेतों को खाली ना छोड़ना, जिससे कृषि क्षेत्र में साल भर रोजगार सृजन हो और किसानों को वर्ष भर आमदनी का जरिया मिल सके। बहुउद्देशीय कृषि मॉडल या समेकित खेती से ये सब कुछ संभव है। समेकित कृषि पद्धति खेती की एक ऐसी विधि है जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ अन्य व्यवसाय
पशुपालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम पालन, मछली पालन, सब्जियों की खेती, फलों की खेती, मशरूम उत्पादन, कंपोस्ट उत्पादन, बायोगैस आदि एक साथ किया जाता है। समेकित कृषि से हम खाद्य सुरक्षा, उसके साथ साथ पोषण सुरक्षा, इस दोनों चीज़ों की हमें गारंटी करनी होगी। और इसके लिए ही वैज्ञानिक इंटरवेंशन की ज़रूरी है, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से अगर हम समेकित कृषि करेंगे तभी कम समय में, कम लागत में, कम पूंजी में हम अधिक से अधिक प्रकार के फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। समेकित खेती प्रणाली के नजरिए से अगर पशुपालन को देखा जाए तो इसमें किसान अपनी सामर्थ्य के हिसाब से निवेश करते हुए गाय भैंस के साथ साथ बकरी, भेड़ आदि का पालन भी कर सकते हैं। इन पशुओं के अवशिष्ट से मछली पालन किया जा सकता है। ऐसा करने से मछली पालन की उत्पादन लागत में कमी आएगी। इस प्रणाली में मत्स्य पालन को दुधारू पशुओं के अलावे धान्य फसल, बत्तख पालन और बागवानी के साथ भी विकसित किया जा सकता है। कुक्कुट पालन मत्स्य पालन में सहयोगी की भूमिका निभाता है और मत्स्य पालन की लागत को 25 से 40% तक कम कर देता है। कुक्कुट पालन के तहत किसान भाई मुर्गी, बत्तख, बटेर आदि का पालन कर सकते हैं। वैसे कुक्कुट पालन वर्ष भर आमदनी का एक मुख्य स्रोत है। खाद्यान्नों की बात की जाए तो यहाँ भी किसान भाइयों को फसल प्रणाली अपनाने की जरूरत है। धान गेहूं, मक्का गेहूं, सोयाबीन मक्का, अरहर सरसों मक्काचरी आदि फसल प्रणाली लगाकर मुनाफा पाया जा सकता है। समेकित खेती मॉडल में प्रत्येक किसान अगर अपनी कृषि योग्य भूमि के 20% क्षेत्रफल में बरसीन, मक्का, बाजरा इत्यादि उगाने लगे तो वर्ष भर पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकती है। इस प्रकार पशुपालन पे चारे की लागत प्राकृतिक रूप से खत्म हो जाएगी। धान गेहूं के साथ साथ किसान भाई अगर सब्जी, फल, फूल की भी खेती करते हैं तो ये उनके लिए अतिरिक्त आमदनी का बेहतरीन जरिया बन सकता है। कृषि योग्य भूमि के 10% भूभाग पे रबी के मौसम में गेंदा और ग्लेडियोलस की खेती की जा सकती है। गुलाब के पौधों को लगाकर उसकी फसल प्राप्त की जा सकती है। फूलों की क्यारियां तालाब के किनारे एवं पानी वाली जगह में लगाने से किसानों को अच्छी आमदनी हो सकती है। मशरूम उत्पादन भी एक लाभकारी व्यवसाय है। अगर किसान भाई मशरूम को समेकित खेती में शामिल कर लें तो प्रबंधन पे आने वाली लागत 50% तक कम की जा सकती है, जिससे मुनाफा 2 से 3 गुना तक बढ़ सकता है। मशरूम के लिए अतिरिक्त भूभाग की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसे घर के एक कमरे में भी उपजाया जा सकता है। किसान भाई गाय भैंस के गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाकर पशुपालन के घटक को और भी लाभकारी बना सकते हैं। छोटे छोटे कंपोस्ट यूनिट बनाकर उनमें केंचुए की मदद से बहुत ही लाभकारी खाद बनाई जा सकती है, जिसका जैविक खेती में उपयोग किया जा सकता है। इसकी बिक्री भी की जा सकती है। इसी तरह खाली पड़े स्थान या पशु बाड़ों और कुक्कुट इकाई के ऊपर सौर ऊर्जा के प्लांट लगाकर बिजली के खर्च को बचाया जा सकता है, जिससे उत्पादन लागत कम होगी। सौर ऊर्जा को किसान भाई आसपास के घरों में पहुंचाकर भी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तालाब के किनारे 2 से 3 पंक्तियों में शहतूत के पेड़ लगाकर उन पे रेशम पालन किया जा सकता है। इस तरह से रेशम पालन में अलग से देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही जमीन के छोटे भूभाग पे एक कोने में मधुमक्खी पालन से भी आमदनी के द्वार खुलते हैं। समेकित कृषि प्रणाली की जब बात करते हैं तो भारत में पहले से भी गाँव में खेती के साथ साथ जानवरों का पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन ये पहले से रहा है। लेकिन आज के समय में उसको वैज्ञानिक तरीके से करके उसके उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने करके और आय को दुगुना तिगुना किया जा रहा है और इसमें सफलता आ रही है। यदि कृषि फसलों के साथ ही कृषि के अन्य घटक जैसे बागवानी, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन
आदि को एक साथ कृषि में ही समाहित किया जाए तो सूबे का हर एक किसान कम से कम अपने एवं अपने परिवार को अपने प्रक्षेत्र के उत्पादन से ही कुपोषण से निजात दिला सकता है, क्योंकि अंततः स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण धन है। कृषि क्षेत्र में वर्तमान चुनौतियों के बीच समेकित कृषि प्रणाली प्रति हेक्टेयर भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने का अवसर है। सीमित भूमि पे फसलों का विविधीकरण उसी मेहनत और अपेक्षाकृत कम लागत में अधिक उत्पादन देने की क्षमता रखता है। खेत में खड़ी फसल के साथ मेड़ों पे दलहन फसल उगाना मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने के साथ साथ आमदनी भी बढ़ाता है। समेकित कृषि प्रणाली में एक घटक का अवशेष दूसरे घटक द्वारा उपयोग में लाया जाता है, जिससे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा स्वतः बढ़ जाती है। परंपरागत कृषि में हमारे किसान भाइयों को अनाज के पकने एवं कटने के समय ही आमदनी हो पाती है, लेकिन समेकित कृषि के विभिन्न घटकों को कृषि के साथ शामिल करने से वर्ष भर आमदनी की निरंतरता बरकरार रखती है। धनाभाव के कारण प्रायः छोटे और सीमांत किसान नवीन तकनीकों के उपयोग से वंचित रह जाते हैं। समेकित कृषि प्रणाली में वर्ष भर आय से छोटे और सीमांत किसान भी धीरे धीरे नई तकनीकों को अपनाने में सक्षम हो जाएंगे और पूंजी की समस्या से भी उन्हें निजात मिल जाएगी। देश का वर्तमान नेतृत्व भी किसानों की समृद्धि के लिए जमीनी स्तर पर जुटा है। हमारे प्रधानमंत्री की वोकल फॉर लोकल योजना में भारतीय कृषि और किसानों को लेकर एक बड़ा सपना तैर रहा है। कृषि प्रधान देश को खाद्यान्नों का आयात ना करना पड़े, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। इसके लिए केंद्र सरकार घरेलू कृषि उत्पादों को बढ़ावा देकर ब्रांड बनाने और दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी है। ये देश को खाद्य सुरक्षा देने के साथ फल, सब्जियां और अनाज का उत्पादन बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी और हम विश्व तक पहुंचने के लिए अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का रास्ता यहां से भी निकलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से किसान जहां नेतृत्व से एक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने मानसून पे किसानों की निर्भरता को काफी कम कर दिया है। प्रदेश सरकार की आधुनिक कृषि यंत्रों पे किसानों को सब्सिडी देने की नीति से जहां किसान कृषि यंत्रों का प्रयोग कर समय, श्रम और उत्पादन लागत बचा रहे हैं, वहीं कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना से छोटे किसान भी समृद्धि की राह पे निकल पड़े हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। खाद्य सुरक्षा की गारंटी खेती से ही मिलेगी। जाहिर है, खेती को ऐसा बनाना होगा जो ज्यादा उत्पादन दे और ज्यादा रोजगार भी दे। तभी आज की पीढ़ी भी खेतों का रुख करेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज कृषि के अनुरूप भूमि एवं अन्य संसाधन काफी सीमित हैं। इसीलिए सीमित संसाधनों के कुशलतापूर्वक इस्तेमाल से ही राह निकल पाएगी। इसके लिए समेकित कृषि प्रणाली अपनाकर किसान, खासकर मध्यम एवं छोटी श्रेणी के किसान, अपने आर्थिक विकास को सुनिश्चित कर पाएंगे। किसान जाग रहे हैं। समेकित खेती की सुगंध बिहार के कुछ गांवों में फैलने लगी है। शहद उत्पादन, मत्स्य पालन, नर्सरी, सब्जी उत्पादन, ऐसा है आज का किसान। परंपरागत खेती के दायरे से बाहर निकलकर जलवायु परिवर्तन और जल संकट की चुनौतियों के सामने आत्मविश्वास से आत्मनिर्भर बनता आज का किसान। ऐसे ही किसान हैं बिहार के बक्सर जिले के राजपुर प्रखंड अंतर्गत रसेन गांव के मनोज कुमार, जिन्होंने कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप और समेकित खेती को अपनाया।
स्वयं आत्मनिर्भर बने और कई अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए, जबकि खुद इन्होंने प्रेरणा ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के किसानों के लिए की गई कल्पना से। 28 फरवरी 2016 को उत्तर प्रदेश के बरेली में किसानों की एक रैली को संबोधित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसान अगर अपनी जमीन के 1/3 हिस्से में परंपरागत फसल उगाए, 1/3 में वृक्ष लगाए और 1/3 में समेकित खेती करे, तो मानसून की बेरुखी के बीच भी देश के किसानों की समृद्धि सलामत रहेगी। 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हम किसान की इनकम को 2 गुना कर देंगे, उसकी आय 2 गुना कर देंगे। प्रधानमंत्री की कल्पना की इसी तस्वीर को पूरी तरह साफ करते हैं रसेन गांव के युवा प्रगतिशील किसान मनोज कुमार। यही रसेन गांव है। खेतों की मेड़ पर वृक्ष हैं, वृक्षों के साये में हरियाली है, मगर ये हरियाली मनोज के जीवन की जटिलताओं का जवाब नहीं दे पा रही थी। परिवार की खराब आर्थिक हालत के कारण इंटरमीडिएट के बाद उन्हें पढ़ाई भी बंद करनी पड़ी। तब ये कृषि केंद्र पहुंचे, कृषि वैज्ञानिकों से अपनी समस्या बताई, ये प्रशिक्षण लेने की सलाह दी गई। बस वहीं से मनोज कुमार की जिंदगी की नई सुबह हुई। KVK की सलाह पे ही उन्होंने किसानों का समूह बनाया, सहकारिता विभाग से समूह का निबंधन कराया और नव प्रवर्तन योजना के तहत उद्योग विभाग ने इस समूह को शहद प्रोसेसिंग प्लांट उपलब्ध करा दिया और शुरू हो गया मनोज कुमार का स्टार्टअप। हम लोग का जो जिला प्रशासन के पदाधिकारी हैं, जैसे DM सर हैं और DDC सर हैं, ये लोग सब मिल करके उद्योग विभाग से हम लोग एक मशीन दिलवाए। जो हम लोग मशीन देने से फ़ायदा ये हो गया कि हम लोग जो कंपनी शहद निकालते थे और कंपनी को दे देते थे, वो 100 से 150 रुपये किलो में हम लोग कंपनी को दे दिया करते थे। लेकिन जो हम लोग प्रोसेसिंग प्लांट मिला, तो हमारे समूह के जितने भी किसान हैं सब अपना प्रोसेस कर करके और ये हम लोग अपना पैकिंग बना दिए हैं। पैकिंग बना करके मार्केट में देते हैं, तो उसको हम लोग 300 से 350 रुपये पर केजी हम लोग को रेट मिल रहा है। इससे हम लोग किसानों का मतलब अधिक प्रॉफिट हो रहा है। मनोज कुमार के द्वारा उत्पादित शहद अब एक ब्रांड बन चुका है और विश्वामित्र हनी बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर एवं बलिया जिलों की सैर कर रहा है। आमदनी अच्छी होने लगी तो मेहनत भी मनोज की लत बन गई। KVK के वैज्ञानिकों की सलाह और मार्गदर्शन में इन्होंने मछली पालन शुरू कर दिया। ये तालाब पियासी, रोहू, कतला और रूपचंदा प्रजाति की मछलियों का आरामगाह बना हुआ है। लगभग 15 कट्ठा में है, एक तालाब मरवाए हैं। उसमें अब तालाब मरवा करके हम लोग उसमें ये कर दिए हैं सर कि प्यासी जो मछली है, प्यासी डाल दिए हैं, रूपचंदा मछली उसमें डाल दिए हैं। इससे भी हम लोग को मतलब डबल फायदा है, मछली से भी हम लोग को डबल फायदा हो जाता है। इसमें ये होता है कि मतलब हम लोग जो भी मतलब मछली में खर्च करते हैं, मतलब हम लोग अभी मान के चले कि लगभग 1.5 लाख का हम लोग उसमें चारा खिला दिए हैं मछली को, और हम लोग अभी मछली निकालने वाले हैं, जिसमें से 2.5 से 3 लाख रुपये का हम लोग प्यासी और रूपचंदा निकल जाएगी। अपनी किसानी को विस्तार देते हुए मनोज ने सब्जी की खेती भी शुरू कर दी। यही सब्जी इनके घर का खर्च निकाल देती है। सब्जी के साथ ही इन्होंने अपनी मां राम राजो देवी के नाम पर एक नर्सरी भी बनाया, जिसमें इस समय 22,000 पौधे हैं। इसमें हम एक फायदा देखे कि मतलब जो 600 रुपये का बीज हम लाए, उससे 5,000 पौधे का हमारा तैयारी हुआ। एक बीज मतलब हमारा मतलब 50 पैसा का नहीं पड़ा, और हमारा आज 25 रुपये का वो तैयारी हो गया है। नर्सरी में ये पौधों की परवरिश करते हैं और बदले में ये पौधे इन्हें अच्छी कीमत दे जाते हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना से प्रेरित होकर मनोज मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र से सिंचाई करते हैं और प्रति बूंद अधिक फसल का लाभ लेते हुए समय, श्रम
और लागत कम करते हुए अपने मुनाफे को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज पारंपरिक और समेकित खेती से उन्हें सालाना 14 से 15 लाख रुपए की आय हो रही है। जो पहले हम लोग 6 से 7 लाख हम लोग जो इनकम कमाते थे, अब वही शहद हम लोग मतलब मार्केट में बेच करके मतलब अब हम लोग 12 से 14 लाख रुपया इनकम हम लोग का हो रहा है। एक वक्त में खुद निराश रहने वाले मनोज आज अपने प्रखंड के बेरोजगारों की एक नई उम्मीद के रूप में उभरे हैं। तो किसान भाइयों, अभी आपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में महत्वपूर्ण और बेहतरीन जानकारियां प्राप्त की। उम्मीद है आपको ये आज का हमारा कार्यक्रम बेहद ही पसंद आएगा। तो मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में। तब तक मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।